अंजनेरी पर्वत, जहां अंजनी पुत्र हनुमान जी का जन्म हुआ, पास ही है। त्र्यंबकेश्वर महादेव के दर्शन कर हम लौट आए नासिक शहर। रास्ते भर हम सोचते रहे, उन पथरीले मैदानों से जूझते हुए आम जनता कितना कर्मठ जीवन जी रही है। खासकर यहाँ की महिलाएं जो मेहनत से कभी नहीं थकती। केवल शारीरिक ही नहीं, मानसिक रूप से भी यहाँ की महिलाओं की कार्यक्षमता बहुत अधिक है। मराठी जूड़ा बनाकर, उसे फूलों की वेणी से सजाकर शाम के समय जब गोदावरी तट पर उन्हें घूमते देखा, तब उनका प्रफुल्लित चेहरा देखकर अनुमान भी नहीं होता था कि वे वही श्रमधारी युवतियां और प्रौणाएं हैं जो सुबह से शाम तक घरों में, खेतों में काम और मेहनत मजदूरी करती हैं। जैसे पेरिस की आत्मा वहां की सीन नदी के तट पर बसती है, उसी तरह से नासिक शहर की आत्मा गोदावरी तट पर है। शाम को गोदावरी के किनारे और रामकुंड के आसपास आधुनिक फैशन सज्जा में सजे युवकों की टोलियां, चबूतरों पर बैठे बच्चों सहित परिवार सूर्यास्त का रमणीय दृश्य निहारते, खट्टे मीठे अंगूरों, प्याज और कच्चे आम की फांकों से सजे चिवड़े का स्वाद लेते हुए समूहों को देखकर पेरिस की सीन नदी के किनारे देखे दृश्यों की याद ताजा हो आई। दत्तू, सरोज के देवर, ने बड़े गर्व से बताया कि नासिक की समशीतोष्ण जलवायु के कारण यहाँ करेंसी यानी नोट और डाक टिकट छपते हैं। भारत का पहला सैनिक स्कूल, भोसले मिलिट्री स्कूल यही है, और कि भारतीय फिल्म जगत के जनक दादा साहेब फाल्के ने अपनी पहली फिल्म लंका दहन यहीं बनाई थी। ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर चर्चिल और एटली यहाँ के गोल्फ मैदान में खेले हैं। तिवारी महल में पंडित मदन मोहन मालवीय आकर ठहरे थे और नेपाल की रानी साहिबा ने यहाँ का आतिथ्य ग्रहण किया था। त्यागपत्र फिल्म की शूटिंग भी यहीं हुई थी। नासिक के बारे में, तिवारी महल के बारे में इतनी जानकारियां मिली कि मुझे लगा अगर हम कुछ दिन और यहाँ ठहर गए तो हमारा नाम भी इतिहास के प्रसिद्ध जोड़ों में, जिन्होंने तिवारी महल का आतिथ्य स्वीकार किया था, जुड़ जाएगा और हम अमर हो जाएंगे। बहरहाल हमारी अभी अमरता का वरदान पाने का कोई इरादा नहीं था। सो हम लोगों ने सोचा कि अब तिवारी महल से निकलना चाहिए, वरना तिवारी महल के पूर्वजों की गाथाएं शुरू हो गईं, तो उनका अंत पाना मुश्किल हो जाएगा। हो सकता है कि किसी समय अवध को अपना कर त्याग से वन तपोवन सा प्रभु ने किया होगा, पर अभी हमारी ऐसी कोई इच्छा नहीं थी। सो भारी मन से नासिक से भाव भीनी विदाई ली और हम चल पड़े शिरडी साईं बाबा की पुण्य स्थली की ओर। कार द्वारा 2-2.5 घंटे का रास्ता था, करीब 60 मील, जो आजकल का 100 किलोमीटर होगा। महाराष्ट्र के लोग सत्य श्री साईं बाबा को बहुत मानते हैं। वैसे अब तो पूरा भारत तथा विदेशों के लोग भी साईं बाबा की समाधि तथा पादुका दर्शन के लिए आते हैं। पूरे रास्ते भजन गाते हुए और प्राकृतिक हरियाली तथा ठंडी ठंडी फुहारों का आनंद लेते हुए हम साईं बाबा के स्थल शिरडी पहुंच गए। बड़ा ही पावन वातावरण था। सभी ओर धूप अगरबत्ती की सुगंध वातावरण को और पावन बना रही थी। मंदिर में और आसपास के माहौल में बड़ी सादगी थी। बंबई में भी मेरी सहेली फ्रेनी एक बार मुझे ग्वालियर टैंक स्थित साईं बाबा के मंदिर में ले गई थी। वहां की मूर्ति भी इतनी सजीव थी कि लगता था बाबा सामने ही बैठे हैं। तब से बाबा के बारे में जानने की उत्सुकता बढ़ी थी। सुना था कि वे शिरडी में वास करते थे। नीम के वृक्ष के नीचे बैठकर तपस्या करते, यौगिक क्रियाएं करते और बीमार दुखी लोगों के कष्ट निवारण करते थे। यदि कोई धन देता तो गरीबों में बांट देते। उन्हें ब्रह्म ज्ञान था और गीता कंठस्थ थी। उनका मंत्र था, समस्त प्राणियों में ईश्वर के दर्शन करो, भूखे को भोजन कराओ, यही ईश्वर की सेवा है। मंदिर परिसर में 24 घंटे धूनी जलती रहती है,
जो कहते हैं सन 1919 से उनके समाधि लेने के बाद से बराबर जल रही है। साईं बाबा को बाजरे की रोटी और प्याज का भोग लगता है। मंदिर में जाते ही साईं बाबा के दर्शन हुए। ऐसी शांत मुख मुद्रा, आंखें अंदर तक भींती हुई। उन्हें देखकर, उनके दर्शन करके ही मन में शांति का आभास हुआ। ऐसा लगा यह तीर्थ प्राणवान है। यहाँ का कोना कोना उस अमर दिव्यात्मा के स्पंदन से स्पंदित है। दर्शन करके बाहर निकले तो सामने देखा कि बड़ा सा शायद नीम का पेड़ ही था। वहीं चाय की दुकानें थी। हम चाय पीने लगे। एकाएक मेरी दृष्टि सामने गई। एक प्रौढ़ व्यक्ति, शरीर से न दुर्बल न मोटा, हल्का ताम्र वर्ण, पेड़ के नीचे बैठा था। एकटक हमारी ओर देखते हुए उसने कहा, चाय पिलाओ। हम लोग चाय पी रहे थे। उसे भी चाय पिला देते तो कोई बात नहीं थी। एक बार मन हुआ भी, पर उसके कहने के ढंग से ऐसा लगा जैसे वह आज्ञा दे रहा हो। हमने उसको चाय नहीं पिलाई। उसकी वह मर्म भेदी दृष्टि मैं आज तक नहीं भूली हूँ। कितना समय बीत गया शिरडी की यात्रा को, किंतु आज भी वह आकृति और वह दृष्टि मुझे भेदती से महसूस होती है। मेरी शुरू से आदत रही, वृद्ध, दरिद्र, अपाहिज को ही मैं सहायता का पात्र समझती हूँ। कुछ करना है तो उसके आंसू पोंछो और जो भूखा है, जरूरतमंद है, उसकी सहायता करो। यही सबसे बड़ी पूजा है, यही मंदिर है। बाद में कई चमत्कार साईं बाबा के सुने। आज तक लगता है कहीं वह साईं बाबा ही तो नहीं थे। शायद मुझ पर उनकी कृपा नहीं होनी थी, इसलिए मैं हिचकिचाहट में पड़ गई। पर शायद ये मेरा भ्रम हो जो मैं ऐसा सोचती हूँ। सोचकर अपने को ढांढस भी दे देती हूँ कि क्या हुआ, साईं बाबा ने दर्शन तो दे ही दिए, ये सौभाग्य तो मिला। धर्मयुग में सप्ताह में 3 दिन आने की बात हुई थी, वह भी केवल कुछ घंटों के लिए। किंतु मुझे अपने काम में इतना अच्छा लगने लगा कि मैं सारे दिन के लिए ऑफिस जाने लगी। धर्मयुग ऑफिस के लोग बहुत अच्छे थे। सहायक संपादक कन्हैया लाल नंदन पहले बंबई के मीठी बाई कॉलेज में हिंदी के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे, किंतु 6 महीने ही वहां उन्होंने हिंदी विभाग संभाला। फिर धर्मयुग में आ गए। मनमोहन सरल थे, वरिष्ठ उप संपादक, जिनके पास सारे फाइनल पेज जाते थे। उनके देखने के बाद सहायक संपादक के पास जाते थे, जो उन्हें ले जाकर भारती जी को दिखाते थे। प्रमोद शंकर भट्ट खेल स्तंभ देखते थे। राममूर्ति विज्ञान पृष्ठों की सामग्री जुटाते थे, तो जितेंद्र मित्तल रहस्य रोमांच की, सुकमाल जैन अर्थशास्त्र से संबंधित थे। प्रेम कपूर कंचन फिल्म पृष्ठ देखते थे और किशोरी रमन टंडन बच्चों वाला पृष्ठ। भारती जी का अनुशासन बहुत सख्त था। उनके कैबिन में बिना बुलाए कोई नहीं जा सकता था। उनमें और ऑफिस के लोगों की आत्मीयता का कोई रिश्ता नहीं था। ऐसा मैंने कुछ दिनों में ही महसूस कर लिया था। भारती जी से मिलने के सबके दिन निश्चित थे। उन दिनों मैं सबको अपने अपने पृष्ठों की योजना बनाकर ले जाना होता था कि अगले दिन 3 महीनों में अपने अपने पृष्ठों में क्या देना है। अपने अपने दिन की खैर सब मनाया करते थे। पता नहीं क्यों सब जैसे एक डर की छाया में रहते थे। ऑफिस के काम के घंटों में बस काम से काम, कोई किसी से बात नहीं करता था। सब अपने काम में मशीन की तरह लगे रहते। हंसी मजाक तो बस लंच के समय होता था। कैबिन से यदि कोई मुस्कुराता निकलता तो मालूम पड़ता बड़ी सरलता से छूट आया है। किसी का चेहरा उतरा हुआ या उदास दिखाई पड़ता तो हम ताड़ जाते कि आज इसे अच्छी खासी डांट पड़ी है। काम के बारे में भारती जी बहुत सख्त थे, किंतु मुझे भारती जी के केबिन में जाते कभी कोई डर महसूस नहीं हुआ। शायद इसलिए कि मैं कोई जरूरतवश तो वहां आई नहीं थी, ना ये चिंता थी कि नौकरी चली जाएगी तो क्या होगा। मैं तो आना ही नहीं चाह रही थी, पर जब आ ही गई तो काम मुझे भा गया और मैं ईमानदारी से उसमें लग गई।
शायद इसलिए भी कि मुझे कुछ सीखने की ललक थी कि सच संवरकर एक पत्रिका कैसे बनती, उसके पीछे कितने हाथ, कितने दिमाग होते हैं, कहाँ से और कैसे सामग्री जुटाई जाती है, उस विषय के पारंगत लोगों को कैसे खोजा जाता है, उनको बार बार पत्र लिखकर, तार देकर, फोन से बात करके कैसे विवश किया जाता है कि वे लेख नियत समय पर भेज दे, चित्रों सहित। चित्र नहीं है तो फिर चित्रों की खोज शुरू हो जाती। ये सब गुर मैंने धर्मयुग में ही सीखे। मैं बड़ी मेहनत से अपने पृष्ठों की योजना बनाकर ले जाती। उन 3 पृष्ठों में कैसे गागर में सागर भर दूं कि वे 3 पृष्ठ एक छोटी मोटी पत्रिका बन जाए, जिसे यदि महिलाएं काट कर रखें और महीने के अंत में देखें तो उन्हें अपनी रुचि के सभी लेख उनमें संग्रहित मिल जाएं। धीरे धीरे मैंने देखा कि ऑफिस में 3 दिन तो केवल जाने का नाम है। मैं तो पूरे सप्ताह ही उन 3 पृष्ठों में उलझी रहती हूँ। 3 महीनों की प्लानिंग एक साथ करनी पड़ती। पर्व उत्सवों पर हर बार नया कुछ देना है तो उसकी खोज करनी पड़ती। परिचर्चाओं के नायाब विषय सोचती। यदि पाक विज्ञान पर कुछ देना है तो मेरे परिचितों में कौन कौन कैसे कैसे विशिष्ट और विविध व्यंजन बना सकती है, उनसे वे व्यंजन बनवाकर फोटोग्राफर को ले जाकर इस ढंग से फोटो खिंचवाती कि वे आकर्षक लगे, व्यंजन की विधि में भी कोई त्रुटि ना हो। फैशन के बारे में कुछ देना है तो विभिन्न बुटीक्स के चक्कर लगाना, फूल सज्जा पर देना है तो उसमें पारंगत लोगों की खोज करना, साथ ही इस बात का ध्यान रखना कि दूसरी पत्रिकाओं से अलग और अनूठी सामग्री ही हमारे पृष्ठों पर आ जाए। कई बार कई नई जगहों पर भी जाना पड़ता था। ऐसे लोगों से मिलना पड़ता था जिन्हें मैं बिल्कुल नहीं जानती थी। अपरिचित घरों में अकेले जाने का साहस मुझ में नहीं था। मेरी एक सहेली फ्रेनी ईरानी, जो हमारी कॉलोनी में रहती थी और बड़ी बेधड़क महिला थी, सदैव ऐसी जगहों में मेरी साथिन बनती थी। उनके साथ मैंने बंबई की कई सड़कें छानी। ऐसा नहीं था कि ये सब काम मैं अकेले कर रही थी। भारती जी का मार्गदर्शन, उनके द्वारा बताई जगहों पर संपर्क करना, भागदौड़ करना, पत्र लिखना, भारती जी द्वारा कभी कभी प्रशंसा करना और उत्साह बढ़ाना भी इन सब कामों के प्रति मेरी रुचि बढ़ा रहा था। भारती जी द्वारा गाहे बगाहे प्रशंसा के 2 शब्द मेरा उत्साह बढ़ा देते थे। मैं पूरी तत्परता से काम में जुटी रहती। धर्मयुग में ही रहकर मैंने प्रूफ रीडिंग करना, लेआउट बनाना, पेज बनाना आदि सीखा। इन कामों में मेरी रुचि दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। धीरे धीरे विश्वास बढ़ने लगा, दृढ़ता आने लगी कि मैंने जो प्रूफ पढ़ा है, जो संपादन किया है, वह सही है। उसमें कहीं कोई गलती मेरी ओर से नहीं है। ऐसा नहीं था कि बीच बीच में भारती जी मेरे ऊपर गुस्सा नहीं हुए हों, किंतु तब तक इतना विश्वास अपने ऊपर हो चुका था और इतना साहस आ गया था कि मैं उन्हें प्रूफ लाकर दिखा देती कि मेरी गलती नहीं है और कि फाइनल प्रूफ मैं नहीं देखती। जिन्होंने फाइनल देखा है, शायद उनकी नजरों से गलती छूट गई है या प्रेस की भूल के कारण रह गई है। धर्मयुग के मेरे प्रारंभिक दिनों में कन्हैया लाल नंदन ने मेरी बड़ी सहायता की। यद्यपि वे धर्मयुग में स्वयं जरूरत से ज्यादा व्यस्त रहते थे, फिर भी जब भी मैं उनसे कोई सलाह लेती या मार्गदर्शन चाहती, वे सदैव देने को तत्पर रहते। सारे संपादक मंडल की जिम्मेदारी उनके ऊपर थी। सबसे काम लेना, भारती जी और सहयोगियों में संतुलन बनाए रखना, बिगड़े दिमागों को दुरुस्त रखना और उनकी गलतियों को अपने ऊपर ओढ़ लेना, वह बखूबी जानते थे। वे बहुत ही मेहनती और काम से काम रखने वाले व्यक्ति थे। भारती जी का गुस्सा या नाराजगी सबसे अधिक उन्हें ही भुगतनी पड़ती थी। फिर भी कभी मैंने उन्हें अपने काम से पीछे हटते नहीं देखा। भारती जी एक यशस्वी समर्थ संपादक थे। उन्होंने युग की मांग को समझा था। वे राजनीतिक, सामाजिक, साहित्यिक
तथा सांस्कृतिक जीवन एवं गतिविधियों से जुड़ी मानवीय संवेदनाओं को धर्मयुग के माध्यम से भली भांति स्पंदित करते थे। साथ ही लोकानुरंजन का पूरा ध्यान रखते थे कि ये और इनसे जुड़े सवाल और उनके हल पाठकों तक बोझिल रूप में न पहुंचे। उर्दू तथा भारतीय भाषाओं के अनेक लेखकों को वे हिंदी पाठकों के सामने लाए और इस प्रक्रिया के माध्यम से हिंदी को उन तक पहुंचाया। वे ईमानदारी व निष्ठापूर्वक अपने कार्य में लगे रहते थे। भारती जी में अपूर्व कार्य क्षमता थी और अनूठी प्रतिभा। जाहिर था कि वे अपने अधीनस्थ संपादक मंडल से भी यही अपेक्षा रखते थे कि वे अपने काम में कोताही ना करें। इसके लिए शायद ये जरूरी था कि वे बाकी लोगों से दफ्तर की एक संभ्रम, एक डर, एक दूरी बनाए रखें। यदि वे ऐसा नहीं करते तो शायद धर्मयुग जैसा दिन पर दिन निखार पा रहा था वैसा संभव ना हो पाता, क्योंकि अक्सर ऐसा भी होता है कि मातहत काम करने वाले लोग अफसर को, जो उनके दुख दर्द में शामिल हो जाता है और घुल मिल जाता है, उसे या तो कुछ गिनते ही नहीं हैं या फिर जरूरत से अधिक आजादी ले लेते हैं। भारती जी एक प्रखर बुद्धिजीवी, समर्थ रचनाकार, साहित्यकार थे। यदि वे धर्मयुग में न आए होते तो साहित्य जगत को पता नहीं क्या क्या दे जाते। धर्मयुग एक तरह से उनका मानस पुत्र था, जिसे सजा संवार कर वे ऊंचाइयों की सीमा पर ले गए। इसीलिए दफ्तर में उनका जो रूप रहता था वह बाहर के रूप से नितांत भिन्न था। दफ्तर से बाहर भारती जी एक आत्मीय, स्वजन, सहृदय मित्र के रूप में मिलते थे। उनकी पत्नी पुष्पा भारती ठाकुर की अभिन्न मित्र और सहयोगी आनंद प्रकाश की साली थीं। हम अक्सर उनके घर जाते, वे हमारे घर आते। रात के भोजन के बाद पान खाने की भारती जी को आदत थी। ठाकुर को भी पान खाने का बड़ा शौक था। कितनी बार ऐसा होता कि भारती जी और पुष्पा जी रात्रि में आते, नीचे से हॉर्न बजाते और कहते, टीपी चलो, पान खाकर आते हैं। पान खाने भी हम कहाँ जाते? पैडर रोड से या तो भारतीय विद्या भवन या वर्ली चौराहे पर या कालबा देवी। कभी कभी पान खाने से पहले मिठाई खाने निकल पड़ते, खार की ओर, जहाँ मोती हलवाई की मिठाई की दुकान थी। मोती जी स्वयं भी कविता करते थे और साहित्यकारों, कवियों को देखकर विभोर हो जाते थे। कभी हम केवल एक लंबी ड्राइव के लिए निकल जाते, मारवे बीच, सिल्वर बीच या मड आइलैंड। अक्सर हमारे साथ गिरधारी वैद्य, उनकी पत्नी उर्मिला वैद्य और नीना भी चल पड़ती। नीना जो आजकल फिल्मिस्तान देखती हैं, जो भारती जी और पुष्पा की अच्छी मित्र थीं और जिनके लिए हम अक्सर मजाक करते थे कि वे किंशुक, भारती जी का बेटा, की बुआ हैं, पर भारती जी की बहन नहीं है। उन्हीं दिनों गुलशन नंदा से भेंट हुई। घरों और फिल्मों तक कोहरे की तरह छाए हुए गुलशन नंदा और उनके उपन्यास, उनके उपन्यासों पर बनी फिल्में, युवक और युवतियों के एक व्यापक समूह की चाह के एकमात्र मालिक गुलशन नंदा। क्या बात है इस लेखक में कि इतने लोग दीवाने हैं। इसको जानने की इच्छा हुई। जब मिली तो पाया कि शराब और सिगरेट, इन दोनों का उनसे कोई संबंध नहीं है। सब कुछ शीशे की तरह साफ, साफ दिल, साफ आदमी। नारी की मनस्थिति का चित्रण इतनी बारीकी से करने वाले लेखक को पता ही नहीं था 14 वर्ष की उम्र तक नारी क्या है। तब उसे केवल इतना ही अनुभव था कि जब स्काउटिंग का कैंप लगता है और जंगल में रहना होता है तब बड़ा मजा आता है। जगह जहां वह रहता था कुदरत ने बड़ी खूबसूरत बनाई थी। वह बलूचिस्तान का इलाका था। वैसे वह खेल कूद में रमा रहता था, पर अंतर्मन कुछ और जानना चाहता था। फूल, कली और भंवरे में क्या संबंध है? धरती से उठता बादल कहाँ जाता है? आदि आदि। यही कारण है कि उसकी कहानियों में
लोकल का चित्रण अधिक है। बचपन में किए गए प्रकृति दर्शन का स्पष्ट प्रभाव है कहानियों पर। अचानक खेल कूद से उसका मन भर गया। अकेलापन मन को भाने लगा। पिता सेवानिवृत्त हुए तो मैट्रिक की पढ़ाई के कारण गांव में नानी के पास छोड़ दिया गया। यहाँ पहली बार अनुभव हुआ कि साइंस उसका विषय नहीं है। शायद संगीत या पेंटिंग या कविता ज्यादा रास आएगी। इसी दौर में फिल्मों में मन लग गया और वह कोई भी फिल्म देखकर आता। दूसरे दिन साथियों को पूरे डायलॉग के साथ सुना मारता। साथी दंग रह जाते। इतना सब ऐसे कैसे याद रहता है? अकेलेपन और फिल्मों ने एक साथी और दिया, ग्रामोफोन। सहगल, पंकज मलिक और बेगम खुर्शीद के इतने रिकॉर्ड जमा हो गए कि गांव में होने वाली एक शादी में उससे कहा गया कि शादी के 10-12 दिन पहले से रोज रिकॉर्ड बजाकर सबका मन बहलाए। आसपास के घरों की लड़कियां आने लगी, उन्हें घेरे रहती। यहीं से शुरुआत हुई रोमांस की। गांव से कॉलेज आया तब पहले पहल लिखने की बात दिमाग में आई। सबसे पहले जो कहानी लिखी वह मजदूरों के हितों को लेके थी। उसके बाद एक रात कहानी भाई बहन की भावनाओं पर आधारित थी। मैंने पूछा, राष्ट्रवादी मजदूरों का हिमायती लेखक रोमांस की कोमल भावनाओं की ओर कैसे झुक गया? तो बताया था कि गुलशन जी ने की अपनी शुरू की रचनाएं वे अपने एक मित्र की बहन को दिखा देते हैं। उसकी रुचि भी कहानी लेखन में थी। दोनों का मेल जोल बढ़ता देख लड़की के घर वालों ने मिलने जुलने पर पाबंदी लगा दी। यद्यपि उनकी मित्रता निश्चल थी। बहुत दिन बाद मालूम हुआ कि वह लड़की बीमार है और उसने गुलशन को मिलने को बुलाया है। वह उससे मिलने गई। वह लड़की बहुत रोई और बोली, मैंने अपने भाई से बढ़कर तुम्हें चाहा था, पर दुनिया नहीं समझी। यदि मुझे कुछ हो जाए तो उस पर एक कहानी लिखना। दूसरे दिन आने का वायदा करके वह लौट आए। अगले रोज वो जाते कि उससे पहले ही वह लड़की चल बसी। इस घटना का उन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। ऐसी बिसियों घटनाओं ने उन्हें रोमांस, घरेलू जिंदगी, जीवन संघर्ष को समझने का अवसर दिया।